भोलू और मोनू अपनी दादी के साथ रहते थे। भोलू और मोनू के माता पिताजी किसी कारणवश बहुत साल पहले ही गुजर गए थे। तब से भोलू और मोनू को उनकी दादी ने ही संभाला था। अरे तुम दोनों अब तक सो रहे हो? दोनों बच्चे स्कूल से घर आते थे, तब तक दादी चावल और दाल तड़का बेचकर घर आ चुकी रहती थी। अरे देख, दादी आ गई। दादी, आप कहाँ चली गई थी? हम दोनों कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरे कुछ सहेलियां आ गई थी, बस उन्हीं से मिलने गई थी। दादी ने दोनों बच्चों को अपने काम के बारे में नहीं बताया था। वो नहीं चाहती थी कि दोनों बच्चे इन सब चीजों की वजह से अपना बचपना खो दे और उम्र से पहले ही बड़े हो जाए। चलो दादी, अब कुछ खाने को दो। हाँ बेटा, ये लो चावल और दाल तड़का। वाह दादी, आपके हाथों में तो जादू है। इस दाल तड़के का तो कोई मुकाबला ही नहीं। सच में बहुत स्वादिष्ट है। दादी इतनी स्वादिष्ट दाल तड़का बनाया करती थी कि लोग जल्दी ही सभी खरीद लिया करते थे। साथ ही उनकी उम्र को देखकर भी गांव वाले उनके पास चावल और दाल तड़का खाने आते थे। दोनों भाई दादी से बहुत प्यार करते थे। दादी देखना, मैं बड़ा होकर कुछ अच्छा करूँगा और आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। एक दिन स्कूल से आने के बाद भोलू दादी से कहता है, पता है दादी, आज हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वाह, बहुत अच्छा बेटा। मन लगाकर तुम दोनों पढ़ाई करो। अब चाहे जैसे भी हो, मैं तुम दोनों को आगे तक ही पढ़ाऊंगी। चाहे जैसे भी हो का मतलब क्या है दादी? कुछ भी नहीं बेटा। अरे ये कौन सी बात लेकर तू बैठ गया? चल, खाना तो हो गया, अब होमवर्क कर ले। मोनू और भोलू पढ़ने में अच्छे थे, साथ ही वो खेल कूद में अच्छे थे। एक दिन मोनू दादी से कहता है, दादी मेरी कॉपी खत्म हो गई है, थोड़े पैसे दे दीजिए। अच्छा ये ले और जल्दी कॉपी लेकर आ जा। एक बात बताओ दादी, ये पैसे कहाँ से आते हैं और कौन हमें पैसे देता है? अरे बेटा, तेरे पिताजी ने जाने से पहले कुछ पैसे रखे थे, बस उसी से हमारा घर चलता है। अच्छा ठीक है, तुरंत कॉपी लेकर आता हूँ। अगले दिन वापस से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद दादी चावल और दाल तड़का बनाने में लग जाती है। सारा सामान माथे पर रखकर निकल पड़ती है और उन्हें बेचने लगती है। धूप बहुत तेज थी। दादी ने लगभग सामान बेच लिया था, थोड़ा बचा था। तभी अचानक दादी बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और उन्हें चोट भी लग जाती है। आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं और दादी की मदद करते हैं। अरे कहाँ हूँ मैं? मेरा सारा सामान कहाँ है? जी ये लीजिए आपका सामान। आप बेहोश होकर जमीन में गिर गई थी, इसीलिए हमने आपकी मदद की है। अब आप चाहें तो जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का। दादी वापस घर आती है। दादी, आज भी आप अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी? हाँ बच्चों, कुछ काम था। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आज क्या बना है? आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था और जो भी चावल और दाल तड़का बचा था वो तो गिर चुका था। बस 10 मिनट रुक जा, अभी कुछ बना देती हूँ। अरे दादी, ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ भी नहीं बेटा, बस ऐसे ही। अरे हाँ, ये चोट तो कई जगहों पर लगी है, मगर कैसे? अरे बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक है। कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर अचानक भोलू और मोनू दोनों ही रोते हुए घर आते हैं। अरे अरे, क्या हुआ तुम दोनों को? क्यों रो रहे हो? दादी, आज सभी ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। वो कह रहे थे हमारे माँ पिताजी नहीं है, इसीलिए हम अनाथ हैं। ओहो बेटा, जब कोई ऐसी बात करे तो वहाँ से हट जाया करो। हाँ बेटा, लोग ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर मजाक उड़ाते हैं। तुम दोनों उन पर ध्यान मत दो। नहीं दादी, हमें बहुत गुस्सा आता है। आज कह रहे थे तुम लोगों की वजह से तुम्हारी दादी इस उम्र में काम करती है। क्या आप सच में काम करती हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। इतना कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। मोनू और भोलू अब थोड़े बड़े हो गए थे, उन्हें चीजें समझ आने लगती है। एक दिन स्कूल से दोनों जल्दी ही घर आ रहे थे, तभी दोनों की नजर रास्ते पर पड़ती है। वो देखते हैं दादी इतनी गर्मी में माथे पर चावल और तड़का दाल लेकर बेच रही थी। वाह दादी जी, स्वाद तो बहुत अच्छा है।
इसीलिए मैं वर्षों से आपसे चावल और दाल तड़का खाता हूँ। ये देख दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगता है। भाई, सभी तो सच कह रहे थे। हमारी दादी इस उम्र में भी काम कर रही है, और वो भी हमारे लिए। दादी, आज हमने अपनी आंखों से देखा है आपको चावल और दाल तड़का बेचते हुए। आप हमसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों से झूठ बोला। मैं चाहती थी बाकी बच्चों की तरह तुम लोग अपने बचपन में रहो, खेलो कूदो और मस्ती करो। तो क्या वो कहानी भी झूठी है कि पिताजी हमारे लिए पैसे रख कर गए हैं? हाँ बेटा, वो सब झूठ था। अच्छा ठीक है, अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम भी आपकी मदद करेंगे। आपको अकेले इतना काम नहीं करने देंगे। स्कूल से आने के बाद हम दोनों चावल और दाल तड़का बेचने जाएंगे। अगले दिन स्कूल से आते ही दोनों चावल और दाल तड़का बेचने निकल पड़ते हैं। दादी ने सब कुछ बना दिया था। दोनों उसे बेचने लगते हैं। कुछ ही घंटों में काम खत्म हो जाता है। दोनों घर आते हैं और दादी को गले लगा लेते हैं। आप हमारे लिए कितना कुछ करती हैं और हमें पता नहीं लगने देती। आप जैसी दादी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। दोनों अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं और हर रोज चावल और दाल तड़का बेचने चले जाते थे। जो पैसे मिलते वो दादी को लाकर दे देते थे। इसलिए सब सही चलने लगा है। दोनों भाई अलग अलग गांव में भी दाल तड़का खिलाने ले जाते हैं। जो भी खाता वो दाल तड़के की बड़ाई करके ही जाता। इसी तरह लोग आने लगते हैं और कमाई होने लगती है। दोनों भाई पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। एक दिन आता है जब दोनों को शहर में अच्छे पोस्ट पे काम मिल जाता है। दादी की तबीयत भी सही नहीं रहती थी, इसलिए मोनू और भोलू दोनों ही दादी के साथ शहर चले जाते हैं और वहीं रहकर दादी का इलाज भी करवाते हैं। दादी, आपके दाल तड़का ने आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। अब आप आराम कीजिए। अब केवल हम काम करेंगे। आप आराम कीजिए। बेटा, मैं तो यही चाहती थी कि आगे चलकर तुम लोग कुछ अच्छा करो। बस वो हो गया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। अब तो जब भगवान का बुलावा आएगा चली जाऊंगी। दादी, आप ऐसी बात क्यों करती हैं? आपका इलाज चल रहा है, आप ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद ही दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है। दोनों भाई बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें पता था कि आगे क्या करना है। वो दोनों मन लगाकर काम करने लगते हैं, जैसे कि उनकी दादी चाहती थी। यही नहीं, दादी की याद में महीने में एक बार वो दोनों चावल और दाल तड़का बनाया करते थे और गरीबों में बांटा करते थे। सारिका नाम था उसका। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और बातें करने में बेहद चटपटी और बहुत ही प्यारी थी वो। अपने सारे बंधनों को तोड़कर अपने बच्चे भोलू को लेकर अपने गांव से दिल्ली जैसे महानगर में आकर बस गई थी। एक दिन उसका पति, सारिका, कुछ पैसे दे, आज जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। 3 महीने से पैसे लेकर जा ही तो रहे हो, काम तो कुछ मिला नहीं। शाम को नशे की हालत में घर लौटते हो। कभी सोचा है मैं और मेरा बच्चा कैसे रहते हैं? पैसे देती है कि लगाऊं एक? सारिका ने 200 रुपए पकड़ा दिया, परंतु अब मैं पैसे नहीं दूंगी। मैंने ये पैसे भी वहाँ मजदूरी करके कमाए थे। अगर सारे पैसे यही खर्च कर डालेगा तो हम क्या भीख मांगेंगे? सारिका उसके घर से निकलते ही अपने बच्चे को लेकर निकल गई। कई दिन घूमने के बाद उसे रामफल चौक पर एक छोटी सी जगह मिली, जहाँ वो अपनी कोई दुकान लगा सकती थी। पकोड़े की दुकान यहाँ खूब चलेगी। पहले थोड़ा सा सामान खरीदकर पकोड़े बेचने की कोशिश करती हूँ। आसपास वाले पानी पूरी और मोमोज वालों की मदद से उसकी दुकान सज गई और ग्राहकों का आना जाना भी शुरू हो गया। रोज उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। बच्चे को साथ लेकर दुकान पर आती थी। वो वही बोरी पर बैठकर कॉपी पेंसिल लिए आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता रहता था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। एक दिन उसका पति, तू दिन में कहाँ रहती है? घर में। क्यों? झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ जाती है? बता मुझे, वरना अभी घसीट कर बाहर फेंक दूंगा। तुम्हें मुन्ने की कसम, अगर मुझे हाथ भी लगाया, मैं दूसरों के घर में खाना बनाने जाती हूँ।
ताकि अपने मुन्ने और अपना पेट पाल सकूं। निकाल पैसे और दे मुझे। मैं कहां से लाऊं पैसे? महीने के अंत में पैसे मिलते हैं, इतना भी नहीं जानते क्या? तनख्वाह मिलेगी तब ले लेना। उसने दरवाजे पर ठोकरी मारी और उसका संदूक खोलकर सारे पैसे निकाल लिए। इसके बाद घर से बाहर निकल गया। भला हो तारा बहन का, जिसने मुझे सद्बुद्धि दी कि सारे पैसे घर में ना रखूं, वरना वो भी ले जाता। सारिका ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और उसी रात सारा सामान समेटकर अपनी सहेली तारा के घर चली गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो, अरे सारिका, इतनी रात को तू कैसे आई? तारा, बस आज की रात मुझे अपने घर में जगह दे दे, कल सुबह होते ही मैं दूसरा ठिकाना ढूंढ लूंगी। सारिका, मैंने तुझे बताया तो था कि मेरा आदमी भी बहुत ही घटिया है। यहाँ तो तू और भी सुरक्षित नहीं है। अभी वो कहीं गया हुआ है, पर 2 घंटे तक आ जाएगा। मैं कहाँ जाऊँ तारा? तू मेरे साथ चल। तारा उसको लेकर अपने घर के पीछे बने मंदिर में गई। देख सारिका, आज की रात तू यहाँ मंदिर के बरामदे में गुजार ले, सुबह कहीं इंतजाम कर लेंगे। चलो, यही सही, सिर छुपाने की जगह तो मिले। मैं घर जाऊँ? नहीं तो अगर वो आ गया तो मेरी खैर नहीं। तारा जल्दी जल्दी घर चली गई। सारिका ने एक चादर निकालकर मंदिर के बरामदे ही बिछा दी और अपने बेटे को उस पर लिटा दिया। खुद भी उसकी बगल में लेट गई। सुबह मंदिर के घंटे से उसकी आंख खुली। हे ईश्वर, तू ही कोई रास्ता दिखा। कहाँ जाऊं, क्या करूं? अभी वो बैठी ही थी कि उसने देखा कि पिछले दिन के पकोड़े जो उसके सामने रखे थे उछलकर उसके सामने आ गए। उठकर हाथ मुंह धो और यहाँ से सड़क पकड़कर सीधे चली जाओ। 1 किलोमीटर जाने पर दाहिनी तरफ को एक रास्ता है। उस रास्ते से आगे जाकर एक जंगल पड़ेगा। जंगल की शुरुआत में ही एक छोटा सा घर है। उस घर में जाकर अपने बेटे के साथ रहो। वहाँ तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तुमको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मुझे सब पता है, क्योंकि मैं जादुई पकोड़ा हूँ। जादुई छड़ी और जादुई अंगूठी तो सुनी थी, पर ये जादुई पकोड़ा कभी नहीं सुना। अब उठो भी, इतना सोचने का समय नहीं है। तुम्हारे पति को होश आ गया होगा तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। सारिका ने फटाफट अपना सामान उठाया, बेटे को जगाया और उसी रास्ते पर चल पड़ी। सुबह का समय था, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, उसने देखा कि बहुत सुंदर सा छोटा सा घर सामने था। वो वहीं रुक गई। हाँ, यही है। जाओ, फाटक खोलकर अंदर चली जाओ। सारिका फाटक खोलकर घर के भीतर चली गई। वहां जाकर देखा कि घर भीतर से भी सुविधाओं से पूर्ण था। सारिका ने घर में घुसते ही पकोड़े निकालकर एक प्लेट में रख दिए। उसका बेटा भोलू तो जाकर बिस्तर पर कूदने लगा। माँ, ऐसे बिस्तर पर तो मैं कभी सोया ही नहीं। कितना आरामदेह है ये। हाँ, चलकर तैयार हो जा, कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। रसोई में जाकर देखो, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार हो गया है। दोनों रसोई में गए तो सचमुच पूरी सब्जी और हलवे की खुशबू आ रही थी। दोनों ने छक्कर नाश्ता किया, फिर आराम से बिस्तर में सो गए। 1 घंटे बाद, सारिका, उठो, अपने पकौड़े की दुकान की तैयारी करो। आज से इस जगह पर एक मेला लगने वाला है। ओह, सचमुच? पर मुझे कौन जगह देगा? तुम तैयारी तो करो, मुझे साथ लेकर चलना। मैं बताऊंगा कि तुम्हारी कौन सी जगह है। सारिका ने पूरी तैयारी कर ली। उसके घर से कुछ ही आगे जाकर बहुत बड़ा मेला लग रहा था। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। झूले, चरखी, काला जादू और मौत का कुआं, हर तरफ मजेदार चीजें थी। जब वो अपना सामान और भोलू को लेकर मेले में गई तो एक दुकान के सामने जाकर, बस, यही है तुम्हारी दुकान, यहीं रख दो अपना सामान। सारिका ने अपना सामान रख दिया, फिर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। तुम कौन हो और मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैं एक साधारण बालक था, एक ऋषि के आश्रम में रहता था। ऋषि ने मुझे भी बहुत से मंत्र सिखाए दिए थे। उनसे मैंने भी बहुत जादुई विद्या सीख ली थी।
एक बार कुछ दुष्ट लोगों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। ऋषि ने मुझे चना बनाकर एक बोरी में छिपा दिया। उन लोगों ने ऋषि को खत्म कर दिया। आश्रम का सारा सामान वो लोग उठा ले गए और बेच दिया। उस चने का बेसन बना। उसी दुकान से तुम मुझे बेसन के रूप में खरीद लाई, इसीलिए मैं जादुई पकोड़े के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा, तुम अपने असली रूप में कैसे आओगे? जब समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी चलकर अपनी दुकान लगाओ। दुकान लग गई। सारिका ने जादुई पकोड़े को सबसे ऊपर एक बर्तन में बिठा दिया। शाम होते होते उसकी दुकान पर बहुत भीड़ हो गई। लोग पकोड़े खाते और तारीफ करते चले जाते। मेला 1 महीने तक लगा रहा। सारिका की दुकान खूब चली। बहुत पैसे मिले उसको। आखिरी दिन, मैंने पूरे महीने आपके यहाँ से पकोड़े खाए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे रेस्टोरेंट में पकोड़े बनाएं। आपको हर दिन के 1000 रुपए मिलेंगे। सारिका ने सबसे पहले पकोड़े से इजाजत ली। ऐसे अवसर बार बार थोड़ी आते हैं, जल्दी करो। मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। उस व्यक्ति ने विस्तार से उसे पूरी जानकारी दी। दूसरे दिन ही सारिका रेस्टोरेंट पहुँच गई। उसके रेस्टोरेंट जाते ही उन लोगों की पकोड़े की बिक्री बढ़ गई। कुछ दिनों में ही उसकी तनख्वाह दुगुनी हो गई। एक दिन उसका पति उसे ढूंढते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आ गया। मेरे प्यारे जादुई पकोड़े, अब बताओ मैं क्या करूं? उसको मैं देख लूंगा। तभी सारिका ने देखा कि एक गार्ड उसके पति को कॉलर पकड़कर फाटक से बाहर ढकेल दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे भूल सकती हूँ? अब तुम कैसे मुक्त हो सकते हो, ये तो बताओ। तुम एक दिन सही समय देखकर रात के 12 बजे हमें आग की तपती भट्टी में डाल देना और हमारे लिए रोना नहीं। अगर तुम एक भी आंसू बहाओगी तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सारिका ने वैसे ही किया। पकोड़े मुक्त हो गया, लेकिन उसकी जगह एक बहुत प्यारा सा बालक उसके सामने था। माँ, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा बालक हूँ। तुमने ही मुझे मुक्ति दिलवाई है। सारिका ने उसे गले लगा लिया। जादुई पकोड़े ने उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दी। नंदू अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ गांव के ठाकुर के घर बर्तन धोती थी। उसी से उन दोनों का खर्च चलता था। कभी कभी माँ के साथ वो भी ठाकुर के घर चला जाता था। ठाकुर साहब के पास बहुत से जानवर थे, लेकिन नंदू को उनकी बकरी से बहुत लगाव था। वो अक्सर बकरी के साथ बातें करता रहता था। एक दिन ठाकुर साहब ने उसे बकरी से बातें करते हुए देख लिया। अरे नंदू की माँ, अपने लड़के को स्कूल नहीं भेजती क्या? ठाकुर साहब, हम गरीब लोग 2 वक्त की रोटी खा ले वही बहुत है। कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। स्कूल कहाँ से भेजे? एक काम करो, इसको सुबह हमारे पास भेज दिया करो। हमारे गाय, भैंस और बकरियां ही चरा लिया करेगा। उसको 5 रुपए दे दूंगा। उन्हीं पैसों से उसको पढ़ा लेना। ठाकुर साहब, ये तो बहुत बढ़िया होगा। मैं कल से ही उसे भेज दूंगी ठाकुर साहब। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नंदू ठाकुर साहब के यहाँ पहुँच गया और गाय, भैंस एवं 2 बकरियों को लेकर जंगल में चराने चला गया। जंगल में उसे दूर चरवाहों के साथ मिलकर बड़ा मजा आता। पेड़ के नीचे लेटकर अपनी बांसुरी बजाता रहता। कुछ समय बीत गया था। अब वो गांव के ही स्कूल में पढ़ने भी जाने लगा था। इस बात को 2 साल बीत गए थे। एक दिन जब वो जानवरों को चरा रहा था तो उसने देखा कि एक बकरी लंगड़ाकर चल रही है और करहा भी रही है। क्या हुआ तुमको? क्या तुम्हें चलने में तकलीफ हो रही है? उसने देखा कि बकरी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने बकरी को पास ही पड़े ठेले पर लिटा दिया और ठेले को खींचकर घर ले गया। अरे ये क्या हुआ? ठाकुर साहब, ये तो चल ही नहीं पा रही है। इसके पैर में दर्द है शायद। ये तो तुम्हारी माँ की बकरी है। एक बार जब तुम्हारे पिता बीमार थे तब तुम्हारी माँ ने इस बकरी के बदले मुझसे 100 रुपए लिए थे। 100 रुपए? चलो चलकर देखो उसे। ठाकुर साहब नंदू के साथ ठेले के पास गए तो बकरी इंसानों की तरह करहा रही थी। उसके शरीर से पसीने निकल रहे थे।
लगता है अब ये मरने वाली है, और इससे पहले कि ये मर जाए इसे कसाई को बेच देता हूँ, कुछ पैसा तो हो ही जाएगा। नंदू को ठाकुर साहब की बात बहुत बुरी लगी। वो आंखों में आंसू भरे बकरी के पास गया। बकरी रानी, ठाकुर साहब तो तुम्हें कसाई के हाथ बेचना चाहते हैं, मैं कैसे तुम्हें बचाऊं? नंदू, तुम्हारी माँ ने और तुमने मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। किसी तरह मुझे अपने घर ले चलो। पहले मैं माँ से पूछ कर आता हूँ, उसके बाद थोड़े बहुत भी पैसे होंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। नंदू भागा भागा घर गया। माँ, तूने ठाकुर साहब से 100 रुपए लिए थे। तुझे किसने बताया? ठाकुर साहब ने बताया। उसके बदले अपनी बकरी भी तो दी थी, जिसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसी का दूध पीकर तो बड़ा हुआ है। वो बकरी बीमार हो गई है माँ, ठाकुर साहब कहते हैं कि उसे कसाई को बेच देंगे, किसी तरह उसको छुड़ाना होगा। नहीं नहीं, उसे कसाई के हाथ में मत जाने देना। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। यही देकर अगर ठाकुर साहब हमारी बकरी वापस दे दे तो कल चलकर ले आते हैं। उस रात नंदू सोया तो उसके सपने में वही बकरी आई। नंदू, मुझे बचा लो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगी। दूसरे दिन दोनों जब ठाकुर साहब के घर गए तो वहां उन्होंने कसाई को बुला रखा था। ठाकुर साहब, अब तक मैं आपके काम में लगभग 60 रुपए कटवा चुकी हूँ, सिर्फ 40 रुपए बचे हैं। ये लीजिए, मैं 10 रुपए और दे रही हूँ। मेरी बकरी मुझे वापस कर दीजिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भले तुमने इतने वर्षों से 60 रुपए कटा दिया, पर अब 100 रुपए का सूद भी तो लगता है। अभी तक तो सिर्फ तुम्हारी 20 रुपए ही कटे हैं, 80 रुपए दो, तभी बकरी तुम्हारी हो सकती है। ठाकुर साहब, मैं जब तक आपके यहाँ काम करूँगा उधार चुकता करता रहूँगा, पर आज ये बकरी मुझे दे दीजिए। आखिर इस बीमार बकरी से तुम्हें इतना मोह क्यों है? बस मैं बचपन में इसी का दूध पिया है, इसी के साथ खेल कर बड़ा हुआ हूँ। ये मेरी माँ की बकरी है, आप इसे किसी तरह हमें दे दीजिए। ठाकुर साहब को उस पर तरस आ गया। उसने उसे बकरी दे दी। ठीक है, ले जाओ, पर याद रखना पैसे तुम दोनों को ही चुकाना होगा। जी जी ठाकुर साहब। बकरी लेकर वो दोनों घर आ गए। माँ, इसके पैर में दर्द है। हाँ, मैं इसके पैर पर हल्दी और प्याज बांध देती हूँ, इसे आराम आ जाएगा। हल्दी और प्याज बांधते ही बकरी को सचमुच आराम मिला और वो सो गई। नंदू उसके पास ही बैठा रहा, उसको सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसके स्कूल का समय हुआ तो बकरी रानी, अब तुम अपनी घास खाकर आराम से घर में सो जाओ। मैं स्कूल से आऊंगा, तब तक बिल्कुल ठीक हो जाना। स्कूल से आकर हम लोग खेलेंगे। नंदू स्कूल गया, पर स्कूल में भी उसका मन नहीं लगा। जब घर आया तो देखा बकरी के आगे रखी हुई घास उसने छुई भी नहीं थी। माँ, बकरी ने घास नहीं खाई क्या? लगता है अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, वैद्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंदू और उसकी माँ बकरी के पास ही बैठे रहे। उसके पैरों में एक बार फिर हल्दी और प्याज बांध दिया। आधी रात बीत गई थी। नंदू अपनी चारपाई पर माँ के साथ ही लिटा हुआ था। बकरी आंगन में बंधी थी। नंदू उसकी तरफ देखते देखते ही सो गया। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? कौन है? उसकी माँ भी उठ गई। दोनों ने भागकर देखा तो कसाई उनकी दीवार फांदकर भाग रहा था। माँ, यहाँ क्यों आया था? बकरी चुराने के लिए आया होगा। माँ, हम बकरी के पास सोएंगे। सारी रात दोनों बकरी के पास बैठे रहे। सुबह होते ही बकरी ने घास खा ली और मैं करने लगी। माँ, अब ये ठीक है। उसकी माँ ने उसकी रस्सी खोल दिया। बकरी पूरे आंगन में दौड़ने लगी। ले नंदू, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, मैं इसे घुमा कर लाऊं? नहीं, इसको आंगन में ही रहने दो। बाहर जाएगी तो क्या पता कसाई आकर छीन ले जाए। तुम जाकर ठाकुर साहब के जानवर चरा लाओ, मैं भी काम पर जाती हूँ। दोनों जब अपने काम से वापस आए तो माँ, जल्दी आओ, ये देखो बकरी के पास 5 सोने के सिक्के पड़े हैं। क्या? माँ ने आकर देखा
तो वहाँ सचमुच 5 सोने के सिक्के पड़े थे। ये क्या बकरी रानी, तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। माँ, अब मुझे भी बोलने दो। अगर तुम लोग मुझे ठाकुर साहब के यहाँ से लेकर ना आते तो अब तक मेरा काम तमाम हो गया होता। इसलिए अब से तुम्हें रोज इतने ही सिक्के मिलेंगे, पर इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। नंदू और उसकी माँ बहुत खुश हुए। धीरे धीरे उनकी माली हालत सुधर गई। सिक्के बेचकर बहुत पैसे हो गए। ठाकुर साहब का सारा उधार चुक गया। इतना पैसा कहाँ से आ गया तुम लोगों के पास? ठाकुर साहब, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेहनत मजदूरी करता है। ठाकुर साहब को उसकी बात गले नहीं उतरी। कई दिनों तक ताक झांक लगाकर उन्हें बकरी के जादुई होने का पता चल ही गया। एक दिन शाम को जैसे ही अंधेरा हुआ, ठाकुर साहब नंदू के घर में घुसकर कोने में बैठ गए। माँ, जल्दी खाना दो, बड़ी भूख लगी है। दोनों ने जल्दी खाना खा लिया और सोने चले गए। आधी रात को ठाकुर साहब ने बकरी खोली और धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही, चोर चोर, देखो गांव वालों, ठाकुर साहब चोर है। बकरी को बोलते हुए सुनकर ठाकुर साहब मारे घबराहट के जमीन पर ही गिर गए। माथे से खून निकलने लगा। अरे ये बकरी नहीं है, चुड़ैल है। देखो कैसी पटर पटर बोल रही है। बकरी को पकड़कर घर के अंदर ले जा नंदू। गांव वालों, ठाकुर साहब ने घर में घुसकर हमारी बकरी चुराने की हिम्मत की है। गांव भर में शोर मच गया। सबने ठाकुर साहब की खूब पिटाई की। नंदू और उसकी माँ बकरी को लेकर शहर चले गए। जादुई बकरी ने उनकी जिंदगी बदल दी।